हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। जब भी हम कभी ऐसी वीडियोस डालते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हेजिंग से रिलेटेड कुछ सिखाइए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लेके आइए। एक दो सर आए भी थे जिनकी वीडियोस पे आपने बहुत अट्रैक्शन दिया, तो मैंने ऐसी रिक्वेस्ट करी सर को। सर विकास सर हैं, जिनका चैनल है ट्रेड विद विकास, राइट यस, सर। ट्रेड और विद बहुत विकास। सारे लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू बिल्कुल। सर इस चैनल पे आने के लिए। प्यार इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ एक मिशन ले रखा है हमने, जी। जो कि लोगों को एजुकेट किया जाए तो वो सही तरीके से किया जाए करेक्ट। फाइनेंशियल मार्केट में, करेक्ट। और बिना किसी फ्लेक्स के। हाँ, ये ये बड़ा एक कंट्रोल करने वाली बड़ी पावर है, क्योंकि देखो ये इस इंडस्ट्री में पैसा बड़ा क्विक मनी है ना, आएगा या तो जाएगा। हाँ, तो जब आता है तो फिर लोग दिखाते हैं ज्यादा अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को मैनिपुलेशन भी करता है। वो मतलब हाइप कर देता है। उसको दिखता नहीं है कि जो बंदा आपको, मतलब मान लीजिए किसी ने फ्लेक्स नहीं किया, एक्चुअली उसने अपनी जर्नी का एक पार्ट, खुशी का पार्ट वहां पे डाला है, बट वो जो देख रहा है वो उसे ओवर हाइप ले लेता है, उसके 10 साल की मेहनत नहीं देखता है। करेक्ट है सर, करेक्ट है। सो आज सर से हम सीखने वाले हैं, इनफैक्ट मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे कि हेजिंग कैसे हम करेंगे इंडियन मार्केट में, राइट। तो सर दिस इज यू, अब आप शुरू करिए इस चीज क्लास को सबसे और पहले आगे तो बढ़ते हैं जी। मैं बताता हूँ ऑप्शन हेजिंग। लोगों को ये वर्ड ही है ना, वो टिपिकल लगता है ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट। जबकि नए लोग क्या होते हैं, ऑप्शन में जब मार्केट में आते हैं तो बिगनर्स ऑप्शन बाइंग में आते हैं, और ये ही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई बंदा शुरू से ट्रेडिंग शुरू कर रहा है एकदम जीरो से, तो जी। उसे ऑप्शन हेज से आना चाहिए। अच्छा। और ये उल्टा करते हैं, हाँ, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन से बाइंग आते हैं। से शुरू करते हैं। करेक्ट। ऑप्शन हेजिंग से आपको मार्केट में सर्वाइवल का टाइम मिलता है, हम्म। क्योंकि आपका रिस्क डिफाइन होता है, आप मार्केट में सर्वाइव करते हैं। दूसरा, इसमें आपको टाइम का पैसा मिलता है। अपने मारवाड़ी में कहावत है ना हमारे, कि जिसके समय साथ है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी। तो ऑप्शन हेजिंग में समय है वो साथ करेक्ट। रहता है प्रीमियम डीके की वजह से, तो अपन ज़्यादा टाइम तो बट जो खराब लोग आते करेंगे ही नहीं। उनके पास बहुत लो कैपिटल होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हेजिंग में नहीं आ हेजिंग पाते। में भी तो कैपिटल लो ही अच्छा, होता है। लो चाहिए, तो ये अच्छी बात ऐसा है कि कुछ आज इस नहीं है। वीडियो में हम देखेंगे। आज जैसे मतलब एक चीज सोचो, हम्म। अपन ऑप्शन बाई करते हैं जी। तो अपन को लगता है कि मार्जिन अपन को उसमें कम चाहिए होता हम्म। है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक और चीज बता देता हूँ मैं, जी सबसे सर। पहले मेरा वीडियो बड़ा लेंदी और बोरिंग टाइप का नहीं, होता अच्छी बात है सर, है जो ना। लोग तो सर सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में पैसा भी बनता है, जो हाँ बोरिंग चीज हो। हाँ, अच्छी चीज ऑप्शन बाइंग है ना। लेकिन ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर किसी ने एंड तक अगर वीडियो को देखा है, और जिसने 10 टाइम रिप्ले करके देख लिया, उसको डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल एजुकेशन मिलेगा। ग्रेट सर। ये भी उतार देता हूँ मैं। नहीं बोलेंगे अभी चश्मा लगाने की कहाँ जरूरत है। जी। है ना। चलो, तो ऑप्शन बाय करते हैं ना अपन। आपको भी एक नई चीज पता चलेगी, है ना। अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो इसमें मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने एक, मान लीजिए निफ्टी 50 में 200 रुपये का प्रीमियम बाई किया आपने। करेक्ट। 65 का लोट है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो आपके रुपए लगे 13,000 रुपये, 13,000 के करीब। यही लगे। अब एक्चुअली में बंदे को ये लगता है कि मेरा, मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा तो उसके 6500 रुपये लगे। अब उसे ये लगता है कि उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसे मात्र 13,000 चाहिए, नहीं 5,000 चाहिए, नहीं 10,000 चाहिए। एक्चुअली में उसको कैपिटल ऐसे लग रहा है कि मुझे कम चाहिए, बट अगर इस पे वो रिस्क मैनेजमेंट करने जाएगा तो उसको सच में रियल कैपिटल चाहिए। और इसको अगर वो समझ गया तो पूरा ट्रेडिंग में सारा खेल होता है पोजीशन साइजिंग कंट्रोल का, और लोग स्ट्रेटजीज के पीछे भागते हैं। तो इसको समझो। अब ये 13,000 में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सच में इसके हिसाब से होता ही नहीं है। हम्म। ऑप्शन एक लिवरेज प्रोडक्ट है। हम्म। ऑब्वियस सी बात ऑप्शन है। एक लिवरेज लिवरेज है। प्रोडक्ट है, और एक्चुअली में उसको 13,000 के हिसाब से प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअली में निफ्टी का जो प्राइस है, मान लीजिए राउंड नंबर आप 25,000 मान लो, 65 का लोट है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 15-16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, जो भी हो गया 14-15 लाख के आसपास का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो ठीक गया। है। एक्चुअली उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसके यहाँ वो पे हो रहा है। इसके हिसाब से हो रहा है, ना कि ये तो सिर्फ क्या लगा है ये तो उसका, प्रीमियम है उसका, जो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। ये तो मार्जिन यूज है सिर्फ, करेक्ट। मतलब उससे एक मार्जिन लिया गया है। अब उसे ये लगता है कि मुझे इसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस हो रहा है। करेक्ट। अगर सपोज दैट निफ्टी 1% हिला, मतलब 250-300 पॉइंट हिला, उसके पक्ष में कॉल खरीदा तो ऊपर गया, या पुट खरीदा तो करेक्ट। नीचे गया, तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट है कितना होना चाहिए। अगर 300 दो सौ पॉइंट तीन ऊपर सौ गया, पॉइंट चला तो ये हाँ तो प्रीमियम 250 डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। मतलब ये 13,000 लगभग 26,000 में बदल जाएंगे, 25,000 में बदल करेक्ट है। जाएंगे। जबकि यहाँ तो 100% प्रॉफिट है। और निफ्टी कितना चला, सिर्फ 1%, 1%। 1% चला। एक्चुअली में ये जो प्रॉफिट हुआ है वो इसके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना है, 1% है। 13-14 हजार का प्रॉफिट हुआ, और 14-15 लाख का 1% कितना होता है। करेक्ट है।
तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से उसे प्रॉफिट लॉस होता है, उसे लगता है कि प्रीमियम के हिसाब से होता है। अगर मार्केट उल्टा चला तो 1% निफ्टी उल्टा चला उसके, ये वो सोचता नहीं है, ठीक है, तो ये वाइप आउट हो जाएगा। अब ये तो बात ये भी कह सकता है व्यूअर देखने वाला कि पूरा जीरो होने तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं। स्टॉप लॉस लगाएगा तो कितने का लगाएगा? 20-30 पॉइंट का तो प्रीमियम में लगाएगा। करेक्ट। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। डेफिनेटली लगाएगा ना। ऑप्शन हेजिंग पे अपन बाद में आएंगे, पहले ऑप्शन बाइंग में जो कैपिटल कम फ्लॉज लगता है वो है आप बता रहे हो, है ना, ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम लगता है, उस मिथ को क्लियर कर रहा हूं मैं। 20-30 पॉइंट का तो निफ्टी में एसएल लगाएगा, तो 30 पॉइंट का अगर प्रीमियम में वो एसएल लगा रहा है, निफ्टी में नहीं, ये प्रीमियम का एसएल बता रहा हूँ। करेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए प्रीमियम में 20 पॉइंट का लगा रहा है, 30 पॉइंट का लगा रहा है, 65 का लोट हो गया। ठीक है, कितने रुपए हो गए ये? 1950 रुपए हो गए, मतलब राउंड नंबर 2000 रुपए हो गए। ठीक है। ठीक है, अब 2000 रुपए का रिस्क बंदा ले रहा है, कितनी? 10,000 रुपए कैपिटल यूज करके, कितना परसेंट हो गया? 20% के करीब हो गया। अब ये बताओ मेरे को, आप ट्रेडिंग के बहुत सारे लोगों से मिल चुके हो, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी कैपिटल का 20% रिस्क लेता है क्या? हर एक की अपनी अपनी बातें है ना, जैसे कोई suppose भी कि नहीं लेता है आप प्रोफेशनल समझे ट्रेडर। नहीं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। जैसे मान लीजिए अब आपके लिए 10,000 शायद बहुत कम हो, यहाँ मैं समझ गया आपकी बात है कि एक अगर वो इसको कैपिटल इंटेंसिव से देखेगा तो 20% उसके लिए बहुत ज्यादा है। अगर यही एक बहुत बड़ा कैपिटल तो 20% एक बहुत मेजर चंक चला जाएगा उसका। बट एक्चुअली में वो जब शुरू करता है, उसका इंटेंशन जो होता है वो वहीं से शुरू होता है। करेक्ट है सर। आज उसके लिए 10,000 लगता है कि चलो इस पे 20% ले लेते हैं, फिर वो 10,000 उड़ा देगा, दोबारा 10 लाएगा, और ये 10-10 लाते लाते वो मार्केट के मायाजाल में ट्रैप हो जाएगा और वो बड़ा अमाउंट लॉस कर देगा। कोई भी बंदा अपनी कैपिटल का 1 और 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता है एज ए प्रोफेशनल। करेक्ट। तो मतलब ये 2,000 रुपए का रिस्क लेना है तो कैपिटल 2,000 मतलब 1 लाख रुपए उसको चाहिए। ठीक है, समझ गया? करेक्ट। 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए उसको। अब 1 लाख रुपए कैपिटल है, 2,000 रुपए का रिस्क लेना है, तो इससे पोजीशन साइज कैलकुलेशन होता है। मतलब ऑप्शन बाय करने के लिए भी कितना पैसा चाहिए? आपको कैपिटल रखना पड़ेगा ज्यादा। कैपिटल तो आपको रखना ही पड़ेगा। नहीं, ठीक है, आप एसएल छोटा है, आप 50,000 से भी कर सकते हैं। ये मतलब आपको समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझे तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। ये मैं तो समझा ही रहा हूँ, नहीं मार्केट तो समझा ही देगा, है ना? नहीं करेक्ट है सर। दिस इज ऑप्शन द बाइंग का देखिए, रियलिटी। ऑप्शन बाइंग में एक ऐसी चीज है कि हर बंदा जब मार्केट में आता है उसके पास 20-30 हजार रुपए होते हैं, सोचता है चल भाई एक बार को लगा के देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना प्रीमियम जाएगा, जीरो ही तो होगा, तो पूरे मेरे 15,000 चले जाएंगे। तो कई बार लोग इस आश में हजारों लोगों ने पैसे डुबाए। लोगों के बहुत सपने होते हैं, मम्मी का सपना पूरा करना है, अपने पापा का सपना पूरा करना है, बहुत गरीबी देखी होती है, वो पूरा करना होता है, तो उन्हें वो थोड़ा सा जल्दी से चढ़ना होता है, उसके चक्कर में ट्रैप तो हो वो जाते गैम्बलिंग कर लेते हैं। तो वो गैम्बलिंग कर लेते हैं। एज ए अपन मिडिल क्लास से आते हैं, ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी से आते हैं, और वो तुरंत से जंप करना चाहते हैं, और फाइनेंशियल नॉलेज उनको होता नहीं है रिस्क मैनेज वगैरह का। करेक्ट है। ठीक है, और इसी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए में आप ऑप्शन हेज भी कर सकते हैं, डायरेक्शनल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नहीं तो नॉन डायरेक्शनल है, वो भी 1.25 लाख के अंदर पोजीशन बन जाती है। तो अपन जो देखेंगे दोनों देखेंगे। अच्छा, है ना, पहले डायरेक्शनल देख लेते हैं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी देखेंगे अपन बेस्ड ऑन द सप्लाई डिमांड, जो मैं यूज करता हूँ। तो अपन पहले चार्ट ट्रेडिंग देखेंगे, सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट का मार्केट है, उसका सप्लाई एंड डिमांड मार्क देखेंगे, उसके बेस के ऊपर अपन देखेंगे नॉन डायरेक्शनल हेज की। मतलब आप मार्केट में बिना चार्ट देखे भी ट्रेड कर सकते हैं, और चार्ट देखने आता है तो बोलते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है जी। तो एग्जैक्टली जैसे आप यहाँ पे प्रीवियस डे का ही देखेंगे, यहाँ पे आपके पास में एक डिमांड ऑर्डर ब्लॉक है। करेक्ट। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर आपके पास में ये डिमांड ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर एक तो होता है नॉर्मल सपोर्ट, ठीक है, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, लेयर्स होती हैं, लेयर्स होती है, बड़े मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रेडर्स हैं इंस्टीट्यूट वाले, वो मतलब अपन तो यहाँ खरीदना चाहते हैं तो अपन तो यहीं खरीद के रुक जाएंगे, वो कभी भी ऐसे नहीं खरीदते हैं। अगर उन्हें पता है कि यहाँ पे मेरे को डिमांड क्रिएट करनी है, तो वो मार्केट का कोई भरोसा थोड़ी है, मार्केट यहीं से घूम गया ऊपर तो यहाँ आके भी घूम सकता है, और थोड़ा और नीचे आके भी घूम सकता है। इसलिए वो ऑर्डर ब्लॉक में काम करता है, मतलब लेयर्स में हमेशा काम करते हैं। जैसे ऑर्डर ब्लॉक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस तरीके से वो काम करते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर किसी को 1 लाख क्वांटिटी डालनी है, या मान लीजिए 90,000 क्वांटिटी, 90,000 लोड डालने बड़े ट्रेडर को, ठीक है। तो वो एक साथ नहीं डालेगा कि यहाँ पे डाल दिया, यहाँ डिमांड है, यहाँ पे डाल दिया। तो वो डाल के तो पहले से रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे डिमांड जोन है, तो वो डाल के तो पहले से रखेगा, बट वो एक साथ नहीं डालेगा। एक साथ डालने से अगर तुरंत से उसने मार्केट यहाँ पे आया, तुरंत से डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, स्लिपेज हो जाएगा, बड़े अमाउंट पे स्लिपेज हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए वो पहले से ही मार्केट में लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखेगा कि यहाँ पे डिमांड जोन है, तो यहाँ पे बनाएगा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, मतलब 30,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट, कई बार अपन ने देखा होगा, यहाँ डिमांड तो यहाँ है, मार्केट यहाँ से ही घूम गया, अपन एंट्री नहीं कर पाए, बट उसका क्वांटिटी कम एंटर हुआ है, लेकिन वो प्ले जरूर कर रहा है, इन हो चुका है, इन तो हो चुका है, और अपन छूट जाते हैं। और मार्केट थोड़ा यहाँ आके हुआ तो उसकी दूसरी क्वांटिटी भी फिल हो गई, और मार्केट और नीचे आके फिर हुआ तो उसकी तीसरी क्वांटिटी भी फिल हो गई। और इन सब के नीचे क्या होता है उसका एसएल, क्योंकि बिना एसएल के तो, क्योंकि इन्होंने 30,000 से 90,000 क्वांटिटी से डिमांड क्रिएट की है, मान लीजिए किसी ने 1.5 लाख से सेल कर दिया, सप्लाई दे दी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये उससे नीचे लगा के रखते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक लेयर को हमने समझा कि उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब अपन ज्यादातर नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, वो क्या सोचता है कि मैं कैंडल कंफर्म का वेट करूंगा, करेक्ट है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, हैमर कैंडल, इन सब का वेट करूंगा, तब मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ मार्केट सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और उसका हाई ब्रेक होके प्रीवियस स्विंग पे एसएल लगा के नॉर्मल ट्रेडर ट्रेड करता है, करेक्ट, दैट्स ओके। लेकिन ये जो डिमांड कैंडल बनी, हैमर बना, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, जो भी बना, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो बना कैसे? डिमांड किसी ने तो बनाया ना, वो करेक्ट है, किसी ने तो एक्चुअली बनाया है उसको, ऐसे तो अपने आप तो वो बन ही नहीं सकता, किसी ने तो वो चीज बनाई है, मतलब वहां मतलब पहले से ही डिमांड क्रिएट हुआ है। और जब उस डिमांड पे ऑर्डर लगा, तो जब वो एंट्री नॉर्मल रिटेलर करने लगता है, उससे पहले तो उसका 1:1 प्लेयर का प्रॉफिट ही हो चुका है। तो वो पहले इन करता है और पहले ही लॉस लेता है, ये भी ध्यान रखो। पहले इन करता है मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री करता है और पहले ही आउट करता है, मतलब अगर लॉस हुआ ना, मार्केट ने डिमांड क्रिएट ही नहीं की, कैंडल बनाया ही नहीं, पहले ही सप्लाई आएगी, मार्केट कंटिन्यूस नीचे चला गया, तो वो तुरंत एसएल भी दे देगा। जो कैंडल कंफर्मेशन का वेट कर रहा है उसने तो एंट्री नहीं की, तो वो पहले ही प्रॉफिट लेता है और पहले ही लॉस लेता है, दोनों चीजें, ठीक है। अब ये अपन ये समझ रहे हैं कि ये मैंने मार्क तो कर दिया डिमांड जोन, ये आया कहाँ से? तो सबसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो प्रोफेशनली अब रेगुलर बेस पे अगर आप ऑब्जर्व करने लगते हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत लंबे समय तक आप करते हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। बट ये अंडरस्टैंड होता कैसे? सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो अभी वही बीच में जो गैप गैप तो आपको कम से कम वॉलेटिलिटी के अनुसार होना चाहिए। इसके बीच में जो गैप है वो अकॉर्डिंग टू वॉलेटिलिटी होना चाहिए। और वॉलेटिलिटी जैसे डिपेंड करता है निफ्टी में क्या वॉलेटिलिटी आ रही है, निफ्टी की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, हाँ निफ्टी की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी आपने निकाली कि 10 साल की वॉलेटिलिटी इंट्राडे 0.8 से 1% आ रही है, ठीक है, तो आप उसका 50% मतलब सिंपल वर्ड में अगर समझे तो जैसे अगर कोई भी स्टॉक्स है, अगर रिलायंस है, हाँ, अगर आप देख रहे हो कि 1% से ज्यादा इसका एवरेज नहीं जा रहा है, हाँ, है ना, तो आपका फिर वो उसी रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, फिर उसी रेंज में आपको डिमांड सप्लाई ढूंढना है। यस, तो सर बताएंगे जैसे निफ्टी का 0.8% से 1% का एवरेज वॉलेटिलिटी है, जा तो एक दिन में 5% भी सकता है, बट 70% ऑफ टाइम इस वॉलेटिलिटी में वो रहता है। तो जितनी उसकी इंट्राडे की वॉलेटिलिटी है हिस्टोरिकल 10 साल की, उसका 50% अपन डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप रखते हैं। तो मतलब निफ्टी का 250 पॉइंट हो गया 1%, तो इसका कम से कम अपन 100 से लेके 140 के बीच में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि 50-50 पॉइंट पे लगा दिया या 1 मिनट का चार्ट यूज कर लिया। वहीं पे अगर आप इसी चीज को बीटीसी में देखेंगे, बिटकॉइन के अंदर, तो बीटीसी की नॉर्मल वॉलेटिलिटी प्रेजेंट टाइम पे 2023 से लेके अभी तक 2 से 3% इंट्राडे वॉलेटिलिटी है। उससे पहले जब 2019 से लेके 2000 उस टाइम पे 4-5% इंट्राडे वॉलेटिलिटी, तो उसके हिसाब से अपन करते हैं। तो बट ये डिमांड जोन एक्चुअली आया कहाँ से? उसमें टाइम फ्रेम भी डिफरेंट होगा। हाँ बिल्कुल, टाइम फ्रेम भी डिफरेंट होगा। अब ये डिमांड जोन आया कहाँ से? अब मार्क करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है ओपन प्राइस। ओपन जहां पे मार्केट जहां पे भी ओपन हुआ है, यहाँ हुआ है, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुआ है, जहां पे भी मार्केट ओपन हुआ है उससे नीचे आपके पास में डिमांड होगा और ऊपर आपके पास में
सप्लाई होगा। समझ गए आप? एक सप्लाई होगा, एक डिमांड होगा। ओपन प्राइस से नीचे डिमांड होगा, ऊपर सप्लाई होगा। और ये अपन देखेंगे पीछे जाके कि मार्केट में जहां जब भी कहां पे खुला बाय कहां पे बायर एंड सेलर ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस प्राइस पे मूवमेंट किया है। करेक्ट ठीक है, तो अपन पीछे जाके देखेंगे कि ये आया कहां से। तो एक बार वहां से, हाँ ठीक है, पीछे जाके आप देखेंगे। एक सेकंड, अब नहीं नहीं बस इट जी। आपको दिख रहा है कोई भी मार्केट में डिमांड जोन? नहीं दिख रहा है, खाली ये ब्लैंक। कोई बात नहीं, चलते जाओ। सप्लाई तो दिख रही है आपको, ये रही। और इसमें तो प्रीवियस डी की दिख रही है, ये रही। जाएंगे, आपको दिख ही नहीं रहा है। और जब भी आपको ऐसा हो कि 15 मिनट का चार्ट लगा रहा है, आप पीछे जा रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा है डिमांड, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है, उससे नीचे आप देखेंगे कोई भी प्राइस मूवमेंट दिख ही नहीं रहा। जहां मार्केट ओपन हुआ है वहां से नीचे, तो आप इस चार्ट को हायर टाइम फ्रेम में चेंज कर लो। ओके 1 आवर में। ठीक है। अब 1 आवर में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बना, मोमेंट हुआ और मार्केट ने इस प्राइस पे आके क्लोजिंग किया। ठीक है। ठीक है, और ये बीच में गैप ही रह गया, इससे पहले कोई डिमांड जोन है ही नहीं। तो एक तो ये मार्केट की क्लोजिंग हो गई। दूसरा, इसी प्राइस से मार्केट ने पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल भी किया था। आप करेक्ट है। थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे ना तो आपको दिखेगा इसी प्राइस से मार्केट में यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आई थी। मतलब ये पहले सप्लाई भी बना था, करेक्ट, फिर दोबारा नीचे डिमांड जोन बट सप्लाई अब हो से नहीं सकता क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। तो ये सप्लाई किसकी तरह वर्क करेगा? जब मार्केट नीचे ऊपर ओपन हुआ है तो ये सप्लाई कन्वर्ट हो जाएगा डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल चीज। तो ये आ गया अपने पास में। इसी तरीके से एवरी डे आपको करना है। एवरी डे बेसिक फंडामेंटल है। अभी किसी नए बंदे को अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन अपना क्रिएट करना है, ओके, तो बेसिक फंडामेंटल क्या है उसको चूज करने के लिए? एक तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर लगाया, लग गया। इंडिकेटर थोड़ा सा मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, चलते नहीं, काम नहीं करना मैं कह रहा हूँ। तो किसी भी जैसे हाई लोस को ढूंढना, इंडिकेटर्स के बने हुए हैं, है ना, बहुत से लोग यूज कर लेते हैं उसको। हाँ बिल्कुल। तो जैसे एक तो इंडिकेटर है कि भाई डिमांड जोन सप्लाई जोन अपने आप को क्रिएट करके दे देगा अपने अकॉर्डिंग। बट दूसरा एक आपका क्या तरीका है कि अगर कोई नया बंदा सीखना चाहे कि भाई डिमांड जोन क्रिएट करना है, जस्ट जो भी सेशन ओपन होता है, आप दुनिया के किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी सेशन ओपन होता है उस सेशन से जस्ट नीचे डिमांड जोन होगा, जो भी आपका लिए प्रीवियस स्विंग होगा। ठीक है, प्रीवियस जो भी स्ट्रॉन्ग स्विंग होगा, क्लोज से ऊपर रहे वो, और अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगा वो सप्लाई जोन होगा। करेक्ट, प्रीवियस स्विंग वो सप्लाई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप उस पे करेंगे क्या, उस डिमांड एंड सप्लाई पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको अपन बताता हूं मैं। 99% ट्रेडर्स क्या होता है, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो मार्केट के अंदर है कौन। ठीक है सर। मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। दो तरीके के ट्रेडर मार्केट में होते हैं। एक होता है रिवर्सल, ठीक है, और एक होता है ब्रेकआउट। करेक्ट। जिस दिन बंदे को ये समझ में आ गया ना कि वो कौन है, उस दिन वो अर्जुन वाली कहानी हो जाएगी कि चिड़िया दिख रही है कि आंख दिख रही है। अगर दोनों दिख रही है दिक्कत है। दोनों दिख रही है। अब होता क्या है कि मार्केट नीचे आता है तो उसे ऐसे थोड़ी सी भी कैंडल बनाई ना तो उसे दिख रहा है नीचे ब्रेकडाउन होगा, तो वो ब्रेकआउट में घुस जाता है। अब उस दिन मार्केट नीचे नहीं गया और ऊपर घूम गया, तो अब उस दिन से वो कौन सा ट्रेडर बन गया? रिवर्सल। अब उस दिन मार्केट क्या हुआ, नीचे गया और सीधा ही नीचे से गया, रिवर्सल का छूट गया। तो ये दोनों हाथों में लड्डू नहीं खाना है। पहले उसे फाइंड करना है कि हु आर यू इन मार्केट, रिवर्सल ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर, कौन है वो। और मुझे लगता है सबसे, जब आप जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर चुके होंगे काफी, उनको ये बहुत ही पिन पॉइंट लगेगा कि ये बात तो समझनी पड़ेगी यार कि मैं इनमें से हो कौन। और ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये इमोशन से कनेक्टेड है। ये इमोशन से कनेक्टेड है, तो ये इतना आसान भी नहीं है कि आप कौन से ट्रेडर हो। खैर ये बातें तो मुझे लगता है जो समझ रहे होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इमोशन पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सर यही दिक्कत होती है कि आप रिवर्सल ढूंढने जाते हैं, उस दिन ब्रेकआउट हो जाता है। अब अगले दिन से वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उस दिन रिवर्सल हो जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि या तो मैं रिवर्सल हूं या तो ब्रेकआउट वाला हूं। उसके लिए बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है जी। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होता ही नहीं है, ये मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ। सच में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से होता ही नहीं है, ट्रेडिंग का इंजन होता है। स्ट्रेटजी तो जैसे अपने हाथ और पैर है ना, वो है। ट्रेडिंग का एक इंजन होता है, और जिस दिन वो इंजन जिसको समझ में आ गया उसकी लाइफ ही अनलॉक हो जाएगी। वो मैं 8 पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है? और उनको अपन, क्योंकि 8 पॉइंट को बड़ा करेंगे ना अपन,
तो 30-40 घंटे ले लूंगा मैं, है ना? वो भी 30-40 घंटे आपसे लेंगे है सर, ना? लेकिन आज उसको एक शॉर्ट नोट में तो जरूर है ना? समझेंगे जी। हाँ, जैसे हम क्लासेस में बताते हैं तो वो लंबा चैप्टर चलता है ना, बट एक्चुअली में अभी अपन उनको समझेंगे। ये 8 पॉइंट है ना, ये स्ट्रेटजी, किसी भी दुनिया की किसी भी स्ट्रेटजी का ब्रेन होता है। Understood. उसके बाद में अपन ऑप्शन हैच पे चलेंगे, क्योंकि Correct, sir. अगर ये नहीं है तो ना ऑप्शन हैच चलेगा, ना बाय चलेगा, कोई स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं क्योंकि करेगी। 100-200 स्ट्रैटेजी तो इनके पास है ही पहले से। हाँ, अच्छा हाँ, 100 तो है, 100-200 तो है ही, है ही ना इनके पास स्ट्रैटेजी पहले से। जी सर जी, वो तो है ही। ये वीडियो के बाद में और मिल जाएगी। करेक्ट, स्ट्रैटेजी की कोई कमी तो है नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो के बाद में भी इनका ये लास्ट वीडियो नहीं होता Correct है। ये तो सिर्फ समझदार लोगों का ही लास्ट वीडियो होता है, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो और स्क्रॉल कर लेंगे, है ना? जी। मैपिंग योर इमोशन ड्यूरिंग द लाइव ट्रेड, ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर इसका मतलब क्या होता है, इसे आपको जर्नल करना पड़ता है, ट्रेडिंग जर्नल में लिखना पड़ता है कि आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपके इमोशंस कैसे, ग्रीड है, फियर है, मतलब आपको पता होना चाहिए। रिमार्क्स तो डालना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी जर्नल मतलब बनानी आपको पड़ेगी। डर लग रहा है, आप ट्रेड छोड़ के जा ही नहीं पा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, 30 दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग जिंदगी भर करनी है। और रोज डरेंगे डायबिटीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आप जब ट्रेड करता है कोई भी बंदा, तो उसे इमोशंस को देखना चाहिए कि उसके इमोशंस कैसे हैं। और जब उसे लग रहा है कि डर लग रहा है, फियर हो रहा है, या फिर एक ही ट्रेड में वो करोड़पति बनने की सोच रहा है, या एक जिंदगी बदल जाएगी ऐसा कुछ सोच रहा है, ठीक है, दैट मीन्स समथिंग डूइंग रॉन्ग। करेक्ट। या वो मम्मी बुला रही है और वो जा ही नहीं पा रहा है, ट्रेड के ऊपर लैपटॉप पे ही बैठा है, दैट मीन्स वो कुछ गलत कर रहा है। और थोड़ा सा निफ्टी 10-20 पॉइंट हिलेगा और उसे डर लग रहा है, तो उसका सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे अपने इमोशंस को डेली लिखना चाहिए कि आज डरा, आज मज़ा आया, और आज स्टेबल इमोशन था। तो मज़ा आया तब भी दिक्कत है, मज़ा किस बात का, ट्रेडिंग तो रोज़ करनी है। और डरा तब भी गलत बात है। स्टेबल इमोशंस अगर हैं तो सही है, डर और ये सब है तो गलत है। और मैंने भी, हाँ नहीं करेक्ट है सर, बिल्कुल। और मैंने भी ये चीज़ें सीखा है, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको एज अ ट्रेडर लेसन सीखनी पड़ेगी। पहला, जो आप जर्नल बना रहे हो, आपने ऑर्डर लगाते वक्त कैसे लगाया था, अगर लगाया था तो बाद में हटाया नहीं हटाया। मतलब आप भले आप इमोशंस लिख लो कि डरा नहीं गया वो रिमार्क्स में, बट जो आपने एट अ टाइम ऑफ ट्रेड जो आपने पंचिंग करी वो एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, कहीं एसएल हटा तो नहीं दिया बाद में कि लॉस हो रहा है, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। दूसरी बात मुझे लगता है मैपिंग ऑन जो आपने लिखा है, ये बढ़िया चीज। इसके साथ में सेकंड कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास सर करोड़ रुपए है, लेकिन आप 2-3 हजार का ट्रेड करते हैं, कई बार तो आप लगा के भी भूल जाएंगे। कल ध्यान आएगा इसमें 10,000 बन गए, और परसों ध्यान आ रहा है 20,000 चले गए, तो फर्क भी नहीं पड़ेगा आप। बिल्कुल सही बात है। तो आपका कैपिटल उतना होना चाहिए जो आपके इमोशंस को हिट भी करे, बिल्कुल, है ना? इसमें सारा खेल यही होता है। राइट। अगर आपको डर लग रहा है, दैट मीन्स आपने अपनी पोजीशन साइज गलत बना रखी है। करेक्ट है। मतलब आपका कैपिटल है 50,000 रुपए, ठीक है, और आपने इसमें खरीद रखे हैं 10 लोट, और नहीं लग रहा है तब भी पोजीशन गलत है। हाँ, क्योंकि वो वैल्यूएबल अमाउंट नहीं है ना आपके लिए। बिल्कुल। अब ये 10 लोट आपने खरीद रखे हैं, तो ऑब्वियसली निफ्टी 10-15 पॉइंट भी ऊपर नीचे होगा, आपका धक 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 धक, समझ गए आप? और वहीं पे आपको 50,000 पे 2,000 3,000 प्रॉफिट लॉस चलेगा, आपको दिखेगा कि मेरा एक अच्छा प्रॉफिट भी बन रहा है और लॉस भी हो रहा है, तो मेरा कैपिटल नहीं उड़ा। दैट मीन्स आप जब इमोशंस को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है, आप माइंड मैपिंग करो। डर लग रहा है, अपनी पोजीशन साइज को कम करो, फिर डर लग रहा है और कम करो, फिर डर लग रहा है और कम करो, पहले फियर को खत्म करो। करेक्ट। फियर खत्म होगा, देन प्रोसेस शुरू होगा। करेक्ट। कोई भी चीज बहुत सिंपल, मतलब एक जो स्टैंडर्ड रूल कहता है कि जो भी आपके पास पैसा है, कैपिटल जितना से आप ट्रेड करना चाहते हैं, लेट्स से 1 लाख रुपीज है ना, तो उसको आप 10 टाइम में स्प्लिट कर दीजिए, है ना? क्योंकि शुरू में तो सीखने के लिए लगाता है ना, पहले जब भी बंदा आता है। हाँ, अगर आपको एक्चुअली उससे मनी अर्निंग है, देन उसकी कैपिटल इंसेंटिव आप बढ़ा सकते हो 20%, फिर आप लगाओ। लॉस जैसा आपने सर बताया कि 1 से 2% का ही रखना है। ग्रेट सर। रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी आपको अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ओके। और ये तो आप अपने जितने भी लोग व्यूअर्स हैं उनसे कसम खा लो कि वो कमेंट करेंगे जी, वो कमेंट करेंगे कि कसम खा रहे हैं कि 1 से 2% ज्यादा नहीं लेंगे। ये अपने सिर्फ 90 डे चैलेंज कि 1 से 2% लेना ही नहीं है, इससे ज्यादा लेना ही नहीं है, कसम खानी है उनको। अगर सच में ट्रेडर बना लेंगे अगर वो इससे ज्यादा, तो उनको 10 दिन 20 दिन 2 महीने के बाद मेरी बात याद आ जाएगी। डेफिनेटली मार्केट याद दिला देगा। करेक्ट, डेफिनेटली। पोजीशन साइज, पोजीशन साइज का मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए,
अब आपने इसमें 5 लॉट खरीद लिए, 10 लॉट खरीद लिए, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। पोजीशन साइज आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार करना चाहिए, मतलब क्वांटिटी आपकी डिसाइडेड होना चाहिए कि भैया आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है, तो पहले स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। दूसरा, फिर आपको अपना रिस्क कितना है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे वो होता है। लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है, जितना पैसा पड़ा सारा का माल उठा लिया, सीधी बात, और वो ही उनको मरवाता है। उसके बाद में आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है, और रिस्क रिवॉर्ड है वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। फ्यूचर में 1:2 चाहिए, ऑप्शन बाइंग में भी 1:2 चाहिए, ऑप्शन हेजिंग में भी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन हेजिंग में 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी चलता है, वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ तक कि 1:0.75 भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये रिस्क, ये प्रॉफिट। और 1:2 आप ऑप्शन बाय में कर सकते हैं, या डायरेक्शनल हेजिंग में भी कर सकते हैं। तो हर रिस्क रिवॉर्ड मिक्स नहीं किया जाता है, हर स्ट्रेटजी का अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड होता है। उसके बाद में सबसे जो अवॉइड करते हैं लोग, वो है ये चीज, MDD परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन। और इसके बारे में वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। और ये MDD परसेंटेज का मतलब होता है सीरीज ऑफ लॉसेज। कंटिन्यूस 5 दिन लॉस हो गया, 7 दिन लॉस हो गया, तो आपका कितना ड्रॉडाउन आएगा, समझ गया। और वो आएगा कि आपने एक दिन का 1% रिस्क लिया, तो 10 दिन भी लॉस हुआ तो 10% ही ड्रॉडाउन आया। और ये निकलता है डेटा एनालिसिस से, कि आप जो भी स्ट्रेटजी मेरी देखें या किसी की भी देखें, किसी पे भरोसा मत करो। पैसा जो स्ट्रेटजी लगाएगा उसका जाएगा, या उसी के घर में आएगा। तो उससे कम से कम आप 4 से 5 साल के डेटा पे दूध का दूध करो, पानी का पानी करो, वरना लगाओ ही मत। सीधी सी सिंपल सी बात है। उसके बाद में लोग 2-3 स्टॉप लॉस होते ही स्ट्रेटजी छोड़ देते हैं, मतलब लॉयल नहीं होते हैं किसी भी चीज स्ट्रेटजी के प्रति। अब लॉयल नहीं होंगे तो वो स्ट्रेटजी कभी प्रॉफिट नहीं दे सकती। उनको लॉयल तो रहना ही पड़ेगा कि एक सिंगल स्ट्रेटजी के प्रति। और उसके बाद में साइकोलॉजी, और ये सबसे खतरनाक काम होता है। लोग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग करने से मार्केट डरता है क्या? नहीं, मार्केट तो कभी डरता ही नहीं है। नहीं डरेगा। साइकोलॉजी यही सबसे मेन चीज है जो बाकी चीजों को कंट्रोल भी करती है साथ। यस, इसको लोग स्ट्रॉन्ग करके मार्केट को डराना चाहते हैं कि प्रॉफिट आ जाएगा। मार्केट में रिस्क है, इससे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। मार्केट में तो रिस्क है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तो आप साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके रिस्क को नहीं घटा सकते। करेक्ट है। आपको मतलब जंगल में शेर है, आप बोलो कि मैं चला जाऊंगा, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करते हो, शेर को फर्क पड़ता है कि आपकी साइकोलॉजी से? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। तो इस रिस्क को आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। रिस्क डिफाइन हो गया, खत्म, आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सीधी और सिंपल बात है। करेक्ट। ठीक है? नहीं, ग्रेट। ये स्ट्रेटजी का ब्रेन होता है, इसके बाद में सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर देती है। मतलब ये वो ठीक है? साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये वो डेटा पॉइंट्स हैं, ये वो कैपिटल मैनेजमेंट है, पोजीशनिंग है, जो आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप पहली बार भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बिल्कुल, मतलब ट्रेड करने से पहले ये सीखना पड़ेगा पहले। बिल्कुल। आपके पास भले 10,000 रुपए क्यों ना हो। इनके बारे में मैं रेगुलरली सिखाता हूँ, रेगुलरली एवरी डे सिखाता हूँ इनके ऊपर, एवरी डे रिमेंबर करवाता हूँ। मैं ये जो चीजें बताई है हर दिन रिमेंबर करवाता हूँ सारे सब लोगों को। नहीं, ग्रेट सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारी चीजें जो आपने पॉइंट्स बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को ट्रेड से पहले तो आने ही चाहिए। क्या आपने सर, जब भी आपने खुद जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो आपने खुद ये पढ़ा था? ऑनेस्टली जवाब देना। नहीं, बिल्कुल। कब शुरू करा था और कैसे? 2017 में ट्रेडिंग शुरू किया था अच्छा, एक्चुअली में। और 2017 से लेके 2019 तक मैंने खुद ने 7-8 लाख रुपए का लॉस किया था। और हर ट्रेडर, कोई ट्रेडर देख रहा है तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो, ये सब ट्रेडर के साथ होगा, होना तय है, उससे गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर स्टॉप किया 2019 में, अपने आप को रोका। इसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं गलती को, चलते ही जा रहे हैं। आपको रोकना पड़ता है, गलती है, हो गई, स्टॉप। और मैंने 8 से 10 महीने तक सिर्फ मार्केट को स्टडी किया कि ये काम कैसे करता है। मैंने मार्केट को ही नहीं बोला जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग। तो मैं बोल भी देता, रात चला जाता तो मार्केट तो ऐसे ही फलता फूलता बड़ा हो रहा है, मैं चला जाता तो मार्केट का क्या बिगड़ा। फिर मैंने आराम से स्टडी किया 8 से 10 महीने। और मैं ज़्यादातर जो बड़े हेज फंड है लोग हैं उनके इंटरव्यूज, उनकी बुक्स, और मैंने कभी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से सीखने का कोशिश नहीं किया। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि वहाँ पे आपको इन सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी 8 पॉइंट्स बताई उनके बारे में बात तो होती है,
लेकिन बहुत कम होती है, स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा बात होती है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया बड़े हेज फंड वालों से सीखने का, तो मैंने 8-10 महीने तक कंटिन्यूस स्टडी किया और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली मुझे 2-3 चीज़ें। डेटा एनालिसिस इज़ द एवरीथिंग और की ऑफ योर ट्रेडिंग, और रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड। ये 3 चीज़ें जिसने कर लिया उसका ट्रेडिंग ऑटोमेटिक सुधरने लग जाएगा। और आज तक फिर 2020 में 2019 के एंड में शुरू किया और आज तक कभी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पापा तो उस टाइम बचपन से किराना की दुकान चलाते। गांव में किराना की दुकान में 8-10 हज़ार रुपए की होती है। करेक्ट। आपको पता ही है ना, अभी भी गांव में इतना ही बनता है, गांव में इतना ही होता है ना। तो वहां से लेके यहाँ तक का जो जर्नी था वो एक अलग ही लेवल का तो होता है। ट्रेडिंग ने आपकी लाइफ बदली है। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कभी भी मैंने मार्केट में ओवर रिस्क नहीं लिया। जो मैंने 7 लाख का भी मेरा लॉस हो, मेरी जॉब का पैसा था। ओके, ग्रेट। ऐसा नहीं कि घर वालों से ले लिया, कोई लोन ले लिया, ये सब चीजें कभी नहीं किया। नहीं, ग्रेट। हाँ। तो वही अब जो सर की जो स्ट्रैटेजी है वो हम सीखने वाले हैं, तो आई हाँ। होप सर आप उस स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। एक्चुअली में एक चीज और मैं बताऊं आपको कि जो ये डिजिटल जमाना है ना, डिजिटल जमाना अगर ये नहीं होता ना, शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। हाँ, वो तो रियलिटी है सर। जिस लेवल पे हूँ वो, या कोई भी बंदा ट्रेडिंग में है या फिर कंटेंट क्रिएशन में है, तो वो वहाँ होता ही नहीं। ये मतलब पूरी की पूरी जो लाइफ चेंज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल की वजह से हुआ है। सेल फोन, करेक्ट। आपका लैपटॉप और आपका फ़ोन आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, अगर आपने उसको एंटरटेनमेंट नहीं, अगर उसको आपने लर्निंग पे काम किया तो, करेक्ट है सर। स्किल पे काम किया तो पूरी लाइफ है वो चेंज कर सकता है। और मैंने इसी पे पूरा काम किया है। यहीं से सारा, मुझे तो पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट क्या होता है, यहीं से पता चला, यहीं से पूरा लर्निंग किया और यहीं से पूरी लाइफ, और पूरा मार्केट चलता भी डिजिटली है। करेक्ट है। नहीं, ये रियलिटी है सर। सोशल मीडिया की वजह से आज आप क्या, हम जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे काम किया है, अगर शायद हम यहाँ नहीं होते तो 90% लोग वो अचीव ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट 99% लोग, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हो सकता है किसी और फील्ड में अच्छा कर रहे होते, बट यहाँ तो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बट आपने जो दिल की बात है वो जरूर शेयर करी। तो सोशल मीडिया तो रियलिटी है, और बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी वीडियोस में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आज वो घर बैठे, लेट्स से आज ये कोई क्रिएटर सक्सेस नहीं है जो मैं इस पे ज्यादा बात करूं, बट ट्रेडिंग रिलेटेड है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज पहले अगर आपको कोई लाइक स्ट्रैटेजी, कोई बुक्स पढ़नी थी तो बहुत आपको तामझाम करना पड़ता, सिटी से बाहर जाना पड़ता, हाँ, बिल्कुल किसी सर। क्लासेस लेनी पड़ती, कई महीने बैठने पड़ते, तब जाके वो स्ट्रैटेजी सिखाता। बट अगर आज आपकी स्ट्रैटेजी समझनी है तो वो गांव में बैठे अपने हाँ, अपने फोन मोबाइल में सीख सकता तो है। ये पावर है। ये पावर है। ग्रेट। अपने पास तो ट्रेडर होता ही नहीं है सर। मुझे पता है 2017 में हम कैसे कैसे क्या क्या करते थे। उस टाइम तो ट्रेडर्स थे ही नहीं ऑनलाइन इतने। करेक्ट। हाँ, कैसे वीडियो मिलते थे, हेज फंड वालों के इंटरव्यूज मिलते थे और उसमें भी वो हवा हवा में बता देते थे। एक वीडियो को 100 बार देखता था मैं और फिर भी वो स्ट्रेटेजी नहीं मिलती थी उसमें जी। अब अपन यहाँ पे आपके पास में सप्लाई एंड डिमांड आ गया। अब सिंपल सा अपन ऑप्शन हेज करते हैं। तो स्ट्रेटेजी 2 प्रकार की होती है ऑप्शन हेज में, एक डायरेक्शनल होती है, एक नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो अपन नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी देखते हैं जिसमें ज्यादा चार्ट की अपन को जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम डेल्टा एन भी कहते हैं। इसको डेल्टा एन का मतलब है डेल्टा को न्यूट्रल करके ट्रेड करना। ठीक है, और उसमें चार्ट को भी हम यूज करते हैं। अब सपोज दैट आपने एक सी लिया और एक पी लिया, ठीक है, सेल किया आपने अभी एक सी एन एक सी, और इनका मान लीजिए एटीएम पे आपने दोनों ही एटीएम पे, या एक स्ट्राइक ओटीएम 0.5 डेल्टा और 0.5 डेल्टा आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। मतलब दोनों को क्या कर दिया आपने, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आपने शॉर्ट कर दिया और इसके हेज बाय कर लिए। पहले दोनों एटीएम सेल किए, हाँ, और एक साथ ही कर लिए सारा ही अच्छा, अपन ने दोनों साइड से कॉल और पुट के हेज बाय कर लिए, जो कि आप अकॉर्डिंग टू रूल्स भी कर सकते हैं हेज बाय, बट 5 से 7 रुपए वाला कर लेंगे निफ्टी के अंदर। और ये ओनली प्योर इंट्राडे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इस स्ट्रेटजी को आप वीकली ऑप्शन में भी कर सकते हैं, मंथली में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम इंट्राडे ही करता हूँ। ठीक, इंट्राडे ही ओनली करता हूँ। ठीक है, तो आप 5 से 7 रुपए वाला हेज बाय कर सकते हैं। और इसका भी एक क्राइटेरिया 5 से 7% वाला, 5 से 7 रुपए वाला हेज अगर आपको 4% से दूर मिलता है, जैसे निफ्टी का प्राइस है 25,000, तो अगर वो
26,000 से दूर मिल रहा है या 24,000 से नीचे मिल रहा है तो फिर अवॉइड करना है। फिर आपको जहां पे वो 1000 पॉइंट पे है, मतलब 4% दूर है, उसी को उठा लो, चाहे वो 20 रुपए का है या कितने का भी है, क्योंकि इससे एक्सट्रीम अपन हेज दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि अचानक मार्केट में कुछ भी हो जाए कल को, वो कंडीशन जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, एनएससी ग्लिच कर गया, ब्रोकर ग्लिच कर गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मार्केट कई बार एंड मोमेंट में मार्केट एकदम से डायरेक्शनल मूव चली जाती है कभी भी। अरे सर मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ आपके पास स्टॉप लॉस सब कुछ सिस्टम पड़ा है तो कट जाएगा, लेकिन जब एनएससी या ब्रोकर ग्लिच कर गया तब क्या करेंगे? और उस टाइम मार्केट ने 10% मूव कर दिया, लोगों को लगता है ऐसा नहीं होता है, होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप स्टडी करेंगे, यूएस स्टॉक को करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में देख लीजिए, जितने भी ब्रोकर्स देख लीजिए, हाँ, सबके ग्लिच रिकॉर्ड्स है, किसी के कम किसी के ज्यादा। और अभी कोविड में 10% क्रैश हुआ था कितने बार। और एक मैं हम इतना डीप स्टडी करते हैं कि यूएस का S&P 500 विद इन 5 मिनट, S&P 500 दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स, करेक्ट, 15 मिनट के अंदर 5% से ज्यादा मूव किया हुआ है। अब जस्ट इमेजिन उस टाइम ब्रोकर ग्लिच कर जाए या एनएससी ग्लिच कर जाए, तो हेज हमेशा आपको सिस्टमेटिक ही लेना है। अब होगा क्या, अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहा तो ये प्रीमियम जो आपने 0.5 डेल्टा है वो आपने शॉर्ट किया है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? डीके। करेक्ट, कॉल और पुट सेल किए आपने, ठीक है, और इनको हेज कर लिया तो आपको 2 सेफ्टी मिल गई, एक तो रिस्क का सेफ्टी मिल गया, दूसरा हेज से मार्जिन कम हो गया। जहां पे 2 लाख लग रहा था वहीं 1 लाख लग रहा है, और डायरेक्शनल हेज पे जहां 1 लाख लग रहा था वो 50-60 हजार में हो रहा है। तो ज्यादा कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और इतना तो आदमी लाएगा ही सीखने के लिए जब शुरू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डीके मिलेगा, जिसको प्रीमियम डीके बोलते हैं अपन। अब प्रीमियम डीके मिलेगा अगर मार्केट साइडवेज रहा तो, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। अब कहीं भी जा सकता है तो ये मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 0.5 डेल्टा है और मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है, या इस कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट चला गया नीचे चला गया। अब नीचे चला गया तो पुट का डेल्टा क्या होगा? ये तो बढ़ेगा और ये पुट महंगा होने लग जाएगा। करेक्ट है। और इसका डेल्टा 0.7 हो गया और इसका डेल्टा घट के मान लीजिए 0.3 हो गया, होगा ही ऑब्वियसली, इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअली में ये जो स्ट्रेटजी थी डेल्टा एन, मतलब डेल्टा न्यूट्रल थी, तो मतलब इसका जब टोटल कर रहे थे पुट का -0.5 और इसका +0.1, तो 0 था। अब 0 है क्या? अब 0 नहीं है, अब -0.4 डेल्टा है इसका, समझ गए आप? तो इसको मैनेज करना होगा आपको, नहीं तो अगर मार्केट और नीचे गया तो ये डेल्टा हीट मारने लग गया है और इसको ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और मार्केट और फॉल करेगा तो ये हाई स्पीड से जो डेल्टा है वो आपको बहुत स्पीड से लॉसेस देगा, समझ गया आप? तो इसको, इसकी हीट को रोकने के लिए इसको आप क्या कर देंगे? एग्जिट। बट इसके साथ कंडीशन है, और ये कंडीशन जिसने समझ ली कि वो फेक एडजस्टमेंट नहीं करेगा। एक तो इस टाइम पे अगर उसका लॉस ही नहीं चल रहा, 500 रुपए का ही लॉस चल रहा है एक लोड पे, क्यों एडजस्टमेंट करना है? अब ऐसे लॉस से डरोगे तो फिर ट्रेड कैसे करोगे? तो लॉस ही छोटा सा चल रहा है तो एडजस्टमेंट नहीं करना। दूसरा, अगर मार्केट नीचे फॉल कर रहा है और वहां पे तुम्हारा डिमांड जोन है तो क्यों एडजस्टमेंट करना है? करेक्ट, जब तक डिमांड दोबारा बाउंस बैक होगा, जब तक डिमांड ब्रेक नहीं हो तब तक एडजस्टमेंट नहीं करना, तब मत करो ना। फेक एडजस्टमेंट क्यों करो? क्योंकि डिमांड है, क्या पता मार्केट वहां से वहीं आ गया तो दोनों से प्रीमियम डीके मिलेगा। करेक्ट, समझ गए? तो डिमांड करो एडजस्टमेंट, बट डिमांड को नीचे ब्रेक कर दे, मतलब ये डिमांड है और इसके नीचे अगर मार्केट ने इस तरीके से एक कैंडल बना दिया कि नीचे से आ रहा था, फिर एडजस्टमेंट करना, एग्जिट नहीं होना तब भी। हाँ, सर्वाइवल ऑप्शन हेजिंग आपको यही तो मौका देता है कि आपके मार्केट से बाहर तुरंत भगाता नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आपका एक एसएल हिट मतलब बाहर आप, करेक्ट, ये आपको लॉस के बावजूद भी एडजस्ट करके वापस प्रॉफिट में आने का मौका देता है। ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो और इसका लो ब्रेक होने दो तो आप एडजस्टमेंट करो, नहीं तो क्या पता मार्केट डिमांड से घूम गया तो आपको दोनों साइड से प्रीमियम डीके मिलेगा। करेक्ट, तो फेक एडजस्टमेंट मत करो आप, सिंपल रूल है। और उसके बाद में आपको मार्केट घूम के आ गया तो दोनों साइड से प्रीमियम डीके मिलेगा। और एडजस्टमेंट करना है तो कैसे करना है? अगर ब्रेकआउट कर दिया तो मान लीजिए आपका 500 का लॉस चल रहा था, आपको एडजस्टमेंट करना था, यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 500 की जगह 1000 का लॉस हो गया। करेक्ट है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हेज में, नहीं। बट रिवर्स कर गया तो तुरंत प्रॉफिट में आ जाओगे। तो फेक एडजस्टमेंट मत करो। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अपन इस 0.7 डेल्टा को एग्जिट कर देंगे और इसकी जगह एक 0.5 डेल्टा वापस एटीएम में एंटर कर देंगे। हेज को नहीं छेड़ेंगे,
हेज को नहीं छेड़ेंगे एक क्योंकि नई हेज तो पोजीशन चाहिए। बनाऊं। बस पुरानी एक पोजीशन को हटाया है और एक नई पोजीशन डाली है, तो मार्जिन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है पड़ेगा। क्योंकि एक को एग्जिट किया, एक को एंटर किया, दैट सिंपल। अब इसका जो डेल्टा डिफरेंस है वो आप देखेंगे, अपना हो गया था यहाँ पे 0.3 हो गया था, ये हो गया था 0.7। अब इसका जो डेल्टा डिफरेंस आ रहा था 0.4 आ रहा था। अब अपन को इसको क्या करना है, 0. ये तो 3 रहेगा ये हट चुका है पीछे। और इसकी जगह नया एंटर कर दिया अपन ने 0.5 डेल्टा का। अब डिफरेंस आ रहा है 0.2 डेल्टा का। जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट तो जीरो से किया था। और यहाँ पे एक वो ट्विस्ट है, जो अपने जिस स्ट्रेटजी को जिस मकसद से शुरू किया था वो हमेशा रिमेंबर रहना चाहिए। अपन कमाना किससे चाह रहे थे, साइडवेज मार्केट से। अपन चाह रहे थे कि मार्केट घूम फिर के वहीं आए, यही चाह रहे थे। करेक्ट। यही अपना मोटिव था। नहीं आए वो अलग बात है, अलग बात है। बट मोटिव तो यही था, शुरू ही तभी किया था अपन ने, एंट्री इस पोजीशन में तभी बनाई थी। इसलिए अपन ने इसमें 0.2 डेल्टा का डिफरेंस रखा है। वापस से हम अभी भी पी का डेल्टा है वो हाई रखा है, और ऊपर मार्केट चला जाता तो कॉल का हाई रखते। करेक्ट। ठीक है, अपन चाहते हैं कि अगर मार्केट नीचे आ गया तो हम चाहते हैं कि वापस रिवर्स करें। समझ गए आप? समझ गए। रिवर्स करेगा तो ये हाई स्पीड से डेल्टा इसका हाई है, ये तुरंत से वापस तुम्हें प्रॉफिट देगा। और इसका डेल्टा लो हो चुका है तो ये तुरंत से वापस जो प्रॉफिट आ गया है उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये वापस से थोड़ी सी रिवर्सल स्ट्रेटजी है। वहां पर पहले थी डेल्टा न्यूट्रल, फिर ये नीचे गया तो ये लॉस हो गया, एडजस्टमेंट कर दिया, फिर वापस से कोशिश अभी भी। अब लॉस को कंट्रोल, एडजस्टमेंट आपके लॉसेस को कंट्रोल करता है। करेक्ट है। नहीं समझ गया सर मैं। लो डेल्टा हो गया, करेक्ट है ना? व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह। तो 0.7 डेल्टा उसको अपन ने 0.5 डेल्टा है वो कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका डेल्टा लो कर दिया। एक ही एडजस्टमेंट करना है आपको दिन में। इसके बाद भी आप अगर एडजस्टमेंट करते रहे तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या कहानी होगी। ज्यादा एडजस्टमेंट में भी कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा, और आपको अपनी कैपिटल का 2 से 3% लॉस हो जाए तो निकल जाना चाहिए। हैंड्स अप, आई एम आउट, कल आएंगे। ये प्रॉफिट की बात मत करो, मैं तो लॉस की बात करता हूं। ये हो गया, हैंड्स अप, आउट। और ये कैपिटल का लेना है, मार्जिन का नहीं लेना। मार्जिन तो आपका 1 लाख लग सकता है, 1.25 लाख लग सकता है, और आपका कैपिटल 2 लाख रुपए का आपको ये लेना है। ठीक है, ये हमेशा आपको देना। कैपिटल अलग चीज होती है, मार्जिन अलग चीज होती है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड। नहीं सर समझ गए, काफी डिटेल में आपने बताया सारा कुछ। और प्रॉफिट आपको, इसका रिस्क रिवॉर्ड उल्टा होता है। इसका रिस्क रिवॉर्ड उल्टा होता है। प्रॉफिट आपको 1:0.7 ऐसे 1% से 1.5% है, इसके बाद में ट्रेल करो। ये तो उल्टा रिस्क रिवॉर्ड हो गया, बट एक्चुअली में ये जो है ना, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे हिट होता है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे हिट होता ही नहीं है ये हिट। दिस इज द रियलिटी। मार्केट साइडवेज हो जाए, एक तरफा निकल जाए, साइडवेज नहीं, वन साइडेड डायरेक्शनल मूव करने लग जाए, एक तरफा निकल जाए, या बड़ी वॉलेटिलिटी करे, तो ये महीने में एक आध बार ही होता है। बाकी तो आपके जो लॉसेज होते हैं वो होते कैसे हैं, इस तरीके से होते हैं। 2 से 3% तो बहुत रेयर केस में होता है। बाकी कभी आपका लॉस होता है 0.5%, 0.25%, मतलब 500 रुपए का, 1000 रुपए का, या 0.75%। ऐसे लॉसेस तो 10 में से 5 दिन होते हैं। 10 में से 5 दिन लॉसेस तो होते हैं, मतलब 20 में से 20 दिन ट्रेड करोगे तो 10 दिन लॉस तो होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत छोटे लॉसेस होते हैं। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन में होगा। और प्रॉफिट्स आपको 1%, 1.5% इस तरीके से चलते रहते हैं। समझ गए आप? तो इसका रिस्क रिवॉर्ड उल्टा है, बट ये जो उल्टा रिस्क रिवॉर्ड है ये एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कभार आता है, हमेशा नहीं आता है। ठीक है, इससे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। कई बार क्या होता है कि एक ट्रेडर्स में व्यूवर्स का सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या होता है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या है कि दे दिया ज्ञान, खुद भी करता है ये मतलब एक बहुत बड़ा, तो आप खुद ट्रेड करते हैं सेम स्ट्रैटेजी एक्चुअली में, मतलब सबसे व्यूअर को वैसे तो नॉलेज में स्ट्रैटेजी है या दिस इज ओनली वन स्ट्रैटेजी? इसको मैं मल्टीपल तरीके से करता हूँ। इसको मैं वीकली भी करता हूँ, मंथली भी करता हूँ, और इसका एडजस्टमेंट ट्रेडिंग ही मारते हो आप इसमें? मैं ओनली निफ्टी ट्रेड करता हूँ। ठीक, ओनली निफ्टी ट्रेड करता हूँ। इसे बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो 1000 करोड़ से करते हैं सर, हेज फंड्स। दुनिया की सबसे एडवांस स्ट्रेटेजी यही है। इससे ऑप्शन में इससे ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी, बट इसके वेरिएशन बहुत सारे हैं। इसे एल्गोस से भी चलाया जाता है,
मतलब मल्टीपल तरीके से इसे लगाया जाता है, और इससे ऊपर एडवांस स्ट्रेटजी बनी नहीं है, सिर्फ इसके फिर वो बोलते हैं ना वेरिएशन बने हैं। Correct. वो टाइप ऑफ हजार हो नहीं, सकते हैं। तो और- मैं एक ये बता रहा था अभी आपको, थोड़ा सा काट दिया मैंने, सॉरी, sorry. कि जब अपन बनाते हैं वीडियो तो व्यूअर सीखने से ज्यादा फोकस कमेंट Strategy पे होता है, या comment कमेंट पे ये होता है। लिख देता है, खुद ज्ञान दे दिया, खुद भी करता है कि नहीं करता, ये भी होता है। तो मैं कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ, तो मैं भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि उनको इंटरेस्ट दूसरों के पीएनएल में होता है। तो हम 1,50,000 रुपये तो बना ही लेते हैं अपन भी ट्रेड करके, पीएनएल स्ट्रेड। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो मैं बताऊँ आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं बनता, मैं कैश में भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो मैं देखो इक्विटी, आप मेरे पास में, मैंने बताया ना ब्रेन है, ब्रेन के आते हैं वो 8 पॉइंट, तो फिर आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। आप अभी देखें करंट फाइनेंशियल ईयर, तो आप कैश मार्केट में भी लगभग 4-5 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, वो चल रहा है। इसमें मैं स्विंग ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देखेंगे, ठीक है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखेंगे अभी करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये ब्रोकरेज मैंने जो ब्रोकरेज है वो हाई क्यों दिया है, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो अगर मेरा प्रॉफिट है उसमें से अगर मेरा पैसा चला जाए और मेरे लिए उस एक्सपेरिमेंट में कुछ नई चीज बन जाए, तो मैं बहुत मोर प्रॉफिट्स और बना सकता हूं। और मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं स्लिपेज को कंट्रोल करूं, समझ गए आप। तो ये स्लिपेज, वैसे मेरा जो ब्रोकरेज जाता है वो मेरे टोटल पीएनएल का 10% जाता है। मतलब साल का अगर मैंने 50 लाख रुपया बनाया है, सॉरी 50 लाख बनाया है, तो मेरा 5 से 6 लाख रुपए ब्रोकरेज होता है। अभी मैं ये ज्यादा पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस स्लिपेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ एडवांस मेथड्स को यूज कर रहा हूँ कि मेरे को 10 लॉट में ट्रेड करना है, तो एक साथ ऑर्डर मारूंगा तो 20 रुपए लगेंगे, पर ऑर्डर का 20 रुपए लगता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 लॉट को 10 बार में एंटर कर रहा हूँ, समझ गए आप। मतलब मेरे 200 रुपए लग रहे हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स। इससे क्या होगा कि मेरे को एक पुट सेल करना है 100 रुपए में मान लीजिए, या बाय करना है। समझ गया सर, ये चीज समझ गया। स्लिपेज बता देता हूँ, अंडरस्टूड। स्लिपेज क्या होता है, 100 रुपए में सेल करना है। अब मैंने 10 लॉट एक साथ सेल किए और ये प्राइस मान लीजिए कितने में हो गया, 98 पे मेरा ऑर्डर लगा सेल, तो मेरे को 2 रुपए का नुकसान हो गया ना। मैं तो 100 पे कर रहा था, हो गया ना 2 रुपए का नुकसान। लेकिन ये 2 रुपए का नहीं हुआ, 10 लॉट 650 क्वांटिटी है गुणा 2, मतलब 1300 रुपए का नुकसान हुआ है। अब यही चीज मैं एक एक लोड से करता हूं इस स्लिपेज को कंट्रोल करने के लिए, कि यहां पर मेरे एक एक लोड से ऑर्डर जा रहे हैं, तो कोई 100 पे होगा, कोई 101 पे होगा, कोई 98 पे होगा, तो स्लिपेज बहुत कंट्रोल हो जाएगा। Correct. और एक भी रुपया बचा तो मेरा कितने रुपए बच रहे हैं, 65 रुपए बच रहे हैं मेरे। जा कितने रहे, ओनली 20 रुपए जा रहे हैं, और फिर मैं इसे मल्टीपल क्वांटिटी पे डाल दूंगा। अंडरस्टूड। तो ये एक एडवांस मेथड है जिसको मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ब्रोकरेज हाई पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हालांकि प्रॉफिट मेरा 43 लाख अभी इस साल, मतलब 43-45 लाख चला गया था अभी यहाँ पर, और टोटल ब्रोकरेज के बाद देखेंगे तो लगभग 35 लाख के आसपास चला गया था। 7-8 लाख का अभी ड्रॉ डाउन प्रॉफिट पे आ गया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी देखेंगे तो कई बार क्या होता है, लास्ट फाइनेंशियल, जैसे यहाँ एक बार फाइनेंशियल देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ देखो बिल्कुल लो ब्रोकरेज है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लगभग 16-17 लाख रुपए के आसपास। तो ये बनता है कंसिस्टेंसी से। करेक्ट है। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज आप देखेंगे ना, वो है, आप देखो ये कोई काम की नहीं है, ये सब बेकार है। जिसको ये दिख रहा है ये बेकार है, जिसने ये देखा ना, जिसको ये आता है ना, वो ट्रेडर है। ये वैसे तो नजर आए ना आए, लेकिन ये उनका रोज का काम है। इसको बोलते हैं सर, इसको बुक करना आता है। मतलब टाइम पे लॉसेस को बुक्ड कर लिया, कट कर दिया। करेक्ट है। और आप देखेंगे मेरे बॉक्स में हर जगह 50% टाइम पे लाल डब्बे हैं। जिसको ये लॉस बुक करना आता है वो ऑटोमेटिक ट्रेड, मतलब नहीं करेक्ट है सर। लॉस बुक करना मतलब लॉस से दोस्ती करनी पड़ेगी। ट्रेडर का सुना था कि भाई जब भी आपको दिखे कि भाई लाल आ रहा तो काट के खत्म करो, फिर वो डिफाइन है, जो आपका सोचा है वो हो गया। करेक्ट।
तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से डीप नॉलेज दिए सर आपने। आई होप जो लोग यहाँ तक सुन रहे होंगे इस वीडियो को, उन्हें बहुत कुछ कंफ्यूजन भी लगा होगा, एक वीडियो में पूरी देखो समझ नहीं 10 आया बार तो। रिपीट करेंगे तब समझ हाँ में आएगा। हाँ, मतलब इन्होंने 10 बार कह दिया तो मैं 10 बार ही बोलूंगा कि आप एक बार रिपीट करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने डिटेल में इतना कुछ समझाया। लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैं बोलूंगा कमेंट करके आप बताओ कि आपको ये वीडियो लगा कैसा है। ग्रेट सर। अगर मजा आया ना तो इसका और डिटेल डन वीडियो सर, बनाएंगे अपन डन पक्का, डन, डेफिनेटली सर, है ना, डेफिनेटली। और पक्का और डिटेल ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे विद एक्सेल सीट के साथ में कि इस स्ट्रेटजी का लास्ट डेटा एनालिसिस क्या कहता है। Correct, मैं तो लाइव प्रूफ ही बता दिया मैंने तो, नहीं, नहीं, मेरा correct है। डेटा एनालिसिस क्या कहता है, मैंने तो ट्रेड किया Correct है है ना। और दूसरी एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट है जी। सभी ट्रेडर्स से, आज उतना ही रिस्क लो, अगर वो लॉस हो गया तो आप कल ट्रेड करने के लिए जिंदा रहो। अगर आपके पास में आज लॉस कर दिया, कल ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं है, आप मार्केट कितना भी ज्ञान हो आपको कोई काम नहीं आएगा कैपिटल के बिना। Correct. इसलिए सबसे बड़ी कहावत है, ट्रेडिंग कैपिटल योर बैकबोन। करेक्ट। वो आपका बैकबोन होता है, अगर वो गया ना तो बड़ी कहानी हो जाएगी। लेरी सर का एक कोट है, इफ यू कांट बैट, अगर आप बैट ही नहीं करेंगे तो आप कभी जीतेंगे नहीं। इफ यू कांट बैट यू कांट विन। और इफ यू लूज ऑल योर मनी इन सिंगल बैट, मतलब सारा पैसा एक ही दिन में या एक ही ट्रेड में आप लॉस कर देंगे, हाउ कैन यू डू नेक्स्ट बैट, आप नेक्स्ट बैट करेंगे कैसे। करेक्ट बात। ये जिसको समझ में आ गई वो कैपिटल नहीं उड़ाएगा। और आज के बाद अपना व्यूअर तो कभी नहीं उड़ाएगा। कैपिटल तो नहीं उड़ाएगा पक्का। स्ट्रेटजी तो मैंने आपको दो चीजें बता, दो तरीके की स्ट्रेटजी बताई है। इसमें बाइंग भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बाइंग मत करो, मैंने डिमांड एंड सप्लाई बताया, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। और एक पॉइंट मेरे 8 पॉइंट में छूट गया था, नोवा पॉइंट। वो नोवा पॉइंट नहीं था, वो सबसे पहला पॉइंट था, प्रोबेबिलिटी। कि मार्केट ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप हर बार जिसको प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं और पता है, ये एग्जांपल तो है सर प्रोबेबिलिटी का, ये प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल ही तो ये है कि प्रोबेबिलिटी, correct हाँ ये तभी मेरे को याद आया हाँ कि 50% टाइम पे ही पैसा बना Correct है, है। तो ये प्रोबेबिलिटी आप हर ट्रेड सही नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपके 10 में से 4 5 6 ट्रेड सही हो गए, दैट्स ओके, आप अच्छे ट्रेड बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 4 सही हो गए ना तो भी अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, दैट्स गुड। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन है। डन, नहीं डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया सर के साथ वीडियो जरूर देखिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।